नमस्कार, प्रणाम सभी को, सभी डिवाइन सोल्स को। डॉक्टर वंदना त्यागी का ढेर सारा प्रणाम एंड वेलकम टू शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र, शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर। एंड हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है स्पाइनल डिसऑर्डर की सीरीज। 42 जो है हमारा आज का टॉपिक है स्पाइनल डिसऑर्डर सीरीज में। और शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर में मेनली जो हमारी स्पाइनल डिजीज हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। तो आज हमारा टॉपिक है वो है शियाटिका पेन। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोग जो है शियाटिका पेन की बात करते हैं कि मुझे शाइटिका हो गया, मुझे शियाटिका हो गया, कुछ इस तरीके की बात बोलते हैं। और गांव की भाषा में रांगण बाय इसको बोला जाता है। और इसमें होता क्या है कि लोअर बैक से जो पेन है वो आपके बटक में होता हुआ और पैर की तरफ जाता है, पैर की तरफ नीचे की तरफ दर्ज जाता है। कई बार आप फील करते हैं कि पेन कमर में है, लोअर बैक में है। कई बार आप फील करते हैं पेन बटक में है। और कई बार आप फील करते हैं कि पेन केवल काफ मसल में यानी कि पिंडली में है, और कई बार वो घुटने में आ जाता है। तो शियाटिका कंप्रेशन क्या होता है, शियाटिका नर्व जो है वो कहाँ से कहाँ को निकलती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, समझ पाएंगे कि किस तरीके से नर्व की प्रॉब्लम हमें होती है, शियाटिका नर्व होती है। देखिए, अब ये है हमारा लोअर बैक, ये लोअर बैक है, ये हमारा पूरा जॉइंट है जिसे हम पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं और पेल्विक जॉइंट है। ये जो है हमारी थाई की हड्डी आ रही है और ये जो है उसका हेड होता है जिसे हम कहते हैं पेल्विक जॉइंट। ये इससे मिलकर के ये वाला पेल्विक जॉइंट बनता है। ठीक है, तो अब शियाटिका नर्व कहाँ से निकलती है? शियाटिका नर्व अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर पे जाएंगे, देखिए ये हमारी यहाँ से सैक्रम शुरू होता है और ये कॉकिक्स होता है जिसे हम टेल बोन कहते हैं। यहाँ से सैक्रम है और यहाँ तक जो है ये 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं, 5 लंबर डिस्क होती हैं। अगर हम इसको देखें, बड़ा स्ट्रक्चर देखें, तो एक डिस्क वर्टिब्रे, डिस्क वर्टिब्रे, डिस्क वर्टिब्रे, डिस्क वर्टिब्रे। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। तो इस तरीके से इनको कहते हैं लंबर। ये हो गई हमारी लोअर बैक में यहाँ पे, जिसे अगर हम ऐसे देख पाए तो यहाँ से यहाँ तक होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा होता है और ये हमारा बैक साइड होता है, यानी कि ये कमर की तरफ निकला हुआ होता है और ये आगे पेट की तरफ निकला हुआ होता है। इस तरीके से इसका कर्वेचर होता है। तो अब हमारी शियाटिका नर्व कहाँ से आती है? देखिए, ये हमारी जो नर्व हैं ये नर्व रूट कहलाई जाती हैं, ये नर्व रूट कहलाई जाती हैं। और इन नर्व रूट से जो हमारी शियाटिका जो यहाँ से जो कोड निकल के आती है रीढ़ की हड्डी से होती हुई, वो इसके पीछे से, इसमें फोरामिनल होते हैं, तो फोरामिन से वो होती हुई नीचे की तरफ आती है। तो इसी को हम कहते हैं शियाटिका। अच्छा, अब ये शियाटिका यहाँ से शुरू हुई और देखिए यहाँ पे तो 5 इसकी 4 रूट निकली हैं, 1 2 3 4 ये रूट निकली हैं। और फिर यहाँ आकर के ये एक फोरामिनल होता है, यहाँ पे ये एक रस्सी की तरह बन जाती है। इसका इतना बड़ा होता है कि जितना हमारा एक अंगूठा है उसके जितनी ये मोटी होती है यहाँ पे आकर के। ठीक है, अब यहाँ की देखिए इसकी ब्रांच हो गई है, एक ब्रांच इधर को चली गई है जो कि हमारे इसके पीछे को जाती है, और एक ब्रांच जो है हमारी बिल्कुल थाई में आ गई है, और एक ब्रांच थोड़ी सी इससे काफ मसल में आ गई है और इससे काफ मसल से होती इधर आ गई है, और एक जो है ये अंगूठे की तरफ हमारी हील के पीछे की तरफ होती है, जहाँ पे कई लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट करके इसको शियाटिक नर्व को ठीक करते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा ये शियाटिका नर्व का स्ट्रक्चर। और ये वाली जो है ये इधर से भी निकलती है, दोनों पैर में जाती है, दोनों पैर की नर्व होती है, ये एक पैर की नहीं होती है। तो इसमें हमने इधर से दिखा दिया है और इस वाले स्ट्रक्चर में इधर से दिखा दिया, तो इसे कहते हैं हम शियाटिका नर्व। तो शियाटिका नर्व की रूट, इतनी सारी रूट निकली, 1 2 3 4 रूट निकली, 5 इसकी 5 1 2 3 4 5 डिस्क भी 1 2 3 4 5 ये डिस्क भी होती हैं। तो इस तरीके से हम इसको शियाटिका नर्व को देखें। अब ये शियाटिका नर्व में कंप्रेशन कैसे आता है? एक्यूट तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहला जो इसका कॉज होता है वो होता है L4, L5 और S1 में कंप्रेशन होना, प्रोलैप्स्ड डिस्क या डिस्क बल्ज हो जाना। तो ये हो गई हमारी L4, 1 2 3 4, L4 ये वाली, L5 और S1। यानी कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो L4, L5 और S1 यानी कि सैक्रम का जो सैक्रम होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम S1 कहते हैं। तो ये वाली डिस्क जो है इस तरीके से। अब अगर L4, L5, S1 मेनली इन्हीं में आता है, L4, L5 में, कई बार L3, L4 में भी आता है। तो लंबर 3
यानी कि लंबर फर्स्ट वाली लंबर डिस्क, सेकंड वाली, थर्ड वाली, तो इस L4 L5 लिखा हुआ है, जो MRI में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि L4 जो डिस्क होती है उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है। तो डिस्क बल्ज हो जाना। डिस्क बल्ज की मैंने आपको कल समझाई थी सारी कि कैसे डिस्क बल्ज हो जाता है और डिस्क बल्ज होने से कैसे कंप्रेशन आ जाता है। अगर ये डिस्क कंप्रेशन होके डीजनरेशन होके इसका जो न्यूक्लियस पार्ट होता है वो बाहर की तरफ को आ जाता है और इसका जो एन्यूलर है वो टीयर हो जाते हैं, एन्यूलर फट जाते हैं, तो न्यूक्लियस पार्ट जब बाहर की तरफ को आ जाता है तो ऐसे नर्व रूट पर ये कंप्रेशन डालता है, नस पर कंप्रेशन डालता है। अगर हम इसे देखें कि ये हर्निएटेड डिस्क कही जाती है। हर्निएटेड मतलब ये यहाँ से देखेंगे अगर आप, ये इस जगह से, इस वर्टिब्रा से और इस वर्टिब्रा से इसका थोड़ा सा अंदर को आ गया है हिस्सा, तो इसे हम हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं कि ये बाहर की तरफ को, कमर की तरफ को थोड़ी सी निकल आई है और वहाँ से शियाटिक नर्व रूट पर इसने कंप्रेशन डाला है। जब ये कंप्रेशन डल जाता है तो पूरी नर्व जो है, जो यहाँ से नर्व निकल के पैर की तरफ को जा रही है, उस नर्व में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रुकने के कारण से पैर सूज जाता है, टिंगलिंग होती है, उसमें नमनेस आती है उसमें, और जो है पेनफुल रहता है वो। इस तरीके की कंडीशन पेशेंट को फील करने को मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि दूसरा कारण क्या है। फर्स्ट तो हो गया L4 L5 S1 प्रोलैप्स हो जाना या डिस्क में कंप्रेशन आ जा, या डिस्क जो है वो डिस्क बल्ज हो जाना, इस तरीके की कंडीशन आ जाती हैं। अब सेकंड होता है कैनाल स्टेनोसिस। ठीक है, तो दो कैनाल होती हैं हमारी इसमें। कैनाल मतलब होता है कोई एक ऐसा रास्ता, कोई एक ऐसा वे जो हड्डियों के बीच में से निकालता है नर्व को, तो उसे हम कैनाल कहते हैं। तो दो कैनाल होते हैं, एक सेंट्रल कैनाल होता है, एक फोरामिनल कैनाल होता है। तो इस सेंट्रल कैनाल और फोरामिनल कैनाल का जो है मैं फोटो आपको बाद में शो करूंगी, क्योंकि एकदम से मैं कंप्यूटर पे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। जहां से नर्व निकलती हैं, ये जो छेद होता है यहाँ पर इसको हम कैनाल कहते हैं। ऐसे ही एक सेंट्रल कैनाल होता है, ये फोरामिनल कैनाल होता है, जिसमें से अगर यहाँ पे इस कैनाल में का डायमीटर अगर कम हो गया है, सूजन आ गई है, तो वहां पर भी आपका शियाटिक कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि शियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है और उसके कारण से आपको जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति होती है, दर्द में रहता है पेशेंट, हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी होती है। अब तीसरा कारण, फर्स्ट कारण L4 L5 S1 में जो है आपका डिस्क प्रोलैप्स्ड होना या फिर डिस्क का बल्ज हो जाना के कारण से जो नर्व रूट कंप्रेशन होता है, फर्स्ट कारण वो हो गया शियाटिका का। दूसरा कारण है कैनाल स्टेनोसिस हो जाना, कैनाल का जो डायमीटर है वो कम हो जाना। दो तरह की कैनाल होती हैं, एक सेंट्रल कैनाल और एक फोरामिनल कैनाल है जहाँ से नर्व निकलती हैं। ठीक है, वहाँ का डायमीटर कम हो जाना। और तीसरा जो कारण है वो है प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम। प्रीफॉर्मिस एक हमारी जो मसल होती है, ये ही एक है जो मस्क्यूलर सिस्टम की वजह से, मसल्स की वजह से आपकी जो ये शियाटिक नर्व है ये कंप्रेस हो जाती है। और इसको मोस्टली देखा जाता है कि MRI में अगर हमारे डिस्क ठीक आ रही है, कुछ दिक्कत इग्नोर कर देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंट को पेन बना रहता है। ये जो मसल्स होती हैं, प्रीफॉर्मिस जो मसल्स होती है, ये V शेप में होती है कैंची की तरह। तो इसमें क्या होता है, अगर वो टाइट हो जाती है मसल्स, अगर ये वाली टाइट हो जाती हैं, जिसे प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं, तो ये मसल्स टाइट होने से नर्व को, यहाँ से नर्व को, ये जो नर्व है इसको यहाँ से वो कैंची की तरह पकड़ लेती है। मतलब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके की शेप की होती है, नर्व यहाँ से निकलती है तो टाइट हो जाती है, तो नर्व को इस तरीके से कंप्रेस कर देती है। और जब नर्व इस तरीके से जब ऐसे जकड़ी हुई अगर आपकी नर्व जाएगी, तो वहाँ की नर्व जो है वो शियाटिक है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन में आ जाती है, जिसके कारण से बहुत पेन होता है, टिंगलिंग होती है, मसल्स जो है वो वीक, मसल्स जो है वो इतनी टाइट होती है कि पेन के कारण से पेशेंट जो है कवर नहीं ले पाता है, उठना बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये तो चार होते हैं। एक होता है फेसिड जॉइंट एरिथ्रोपैथी, फेसिड जॉइंट। अब फेसिड जॉइंट कौन सा होता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वाली डिस्क और ये वाली जो वर्टिब्रा, ये वाली वर्टिब्रा और ये वाली वर्टिब्रा के बीच में जहां से पीछे की तरफ ये दोनों आपस में इसका इतना गैप होता है कि जो डिस्क है बस इतना गैप होता है। ये वाला और ये वाली डिस्क को अगर हम देखेंगे, वर्टिब्रा को अगर हम देखेंगे, तो केवल डिस्क इनके गैप को
कंट्रोल करती है, इनके गैप को जो है वो करती है। लेकिन अगर ये एक बैक बोन आपको पीछे की तरफ यानी कि कमर की तरफ इसमें ज़्यादा इस तरीके का कर्व आ गया, पीछे की तरफ इसका कर्व निकल गया, तो ये जो इसका और इसका जो इधर पीछे जॉइंट होता है, इसे फेसिड जॉइंट बोलते हैं। तो उस जॉइंट में भी ये जो हमारी नर्व है वो जाती है, यानी कि नर्व कंप्रेशन हो जाता है। तो फेसिड एरोथ्रोस्कोपी भी बोला जाता है, फेसिड जॉइंट एरेथ्रोपैथी बोला जाता है, जिसके कारण से भी शियाटिक नर्व कंप्रेशन हो जाती है। तो हमने देखा कि 4 तरह का शियाटिक के कोज होते हैं, कि जो हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं, कि शियाटिका नर्व जो है वो किस तरीके से इसमें आपको कंप्रेस होती है। शियाटिका पेन हो जाना, कहते हैं जी मुझे शाइटिका हो रहा है, वो तो केवल एक चिन्ह है, आपका एक केवल सिम्टम है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है आपकी लंबर वर्टिब्राज में, 4-5 तरह से प्रॉब्लम हो करके इसको हम कहते हैं कि शियाटिका कंप्रेशन हो गया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से शियाटिका जो है, अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आखिर क्या है। जब एक्यूट पेन होता है, इसमें केवल एक बार एक्यूट पेन में केवल तभी होता है जब L4 L5 S1 में कंप्रेशन आता है, यानी कि वो डिस्क प्रोलैप्स होती है या डिस्क बल्ज होती है, या वहां पर बहुत ज्यादा एकदम से कोई झटका आया और लॉक्ड हो गई आपकी बैकबोन, तब हम कहते हैं एक्यूट पेन हुआ। यानी कि आप तुरंत के तुरंत बिस्तर पर लेट गए और हिला डुला नहीं जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस कंडीशन में जो है आपको मैंने कल भी बताया था, इस कंडीशन में आपको रेस्ट करना है, तुरंत बिस्तर पर लेटना है, जिस पोजीशन में आपको आराम मिलता है उस पोजीशन में लेटना है। बिल्कुल भी आप अपनी पोस्चर को गलत नहीं करेंगे, जिस पोस्चर में पेन बढ़ता हो उस पोस्चर को अवॉइड करेंगे। सेकंड थिंग जो है कि आप अपना कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करेंगे, गैस अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं केवल मेडिकल साइंस की बात करी, जब मैं आयुर्वेद पे आऊंगी तो बताऊंगी कि और कितना गहराई में भी इसका डायग्नोस होता है। तो इस तरीके से हुआ आपका ये मतलब आप रेस्ट करेंगे और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेंगे। तीसरा है इसमें हॉट फर्मेंटेशन लेंगे। चौथा है बिल्कुल भी प्रिकॉशन क्या लेने हैं कि बहुत कस के मालिश नहीं करेंगे। एक्यूट पेन की बात करेंगे, L4 L5 S1 में जब एक्यूट पेन होता है, अचानक से डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है या डिस्क बल्ज हो जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी मालिश रगड़ के मालिश नहीं करेंगे। केवल तेल, कोई मेडिकेटेड ऑयल है तो उसको पेंट करना है और उसके ऊपर से हॉट फर्मेंटेशन लेना है। लेकिन अगर आयोडेक्स जैसा कोई तेल है, जिसमें आयोडेक्स जैसी एक खुशबू आती है, जिसमें हम लोग कपूर वगैरह डालते हैं तेल में, उस तेल के ऊपर आपको हॉट फर्मेंटेशन नहीं लेना। आप सिंपल तेल लगा करके ही इसमें हॉट फर्मेंटेशन लेंगे, नहीं तो स्किन ऊपर जाएगी, ठीक है। और चौथा होता है कि आप अभी कोई आसन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्यूट हुआ है, अभी डिस्क बल्ज हुई है, डिस्क अभी वीक है, कहीं ना कहीं पहले से बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी, इसलिए उसका जो एन्यूलर है, डिस्क के जो एन्यूलर रिंग होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसके कारण से आपका न्यूक्लियस पार्ट यानी कि उसकी जो जेली है वो बाहर की तरफ निकलकर नर्व रूट को कंप्रेस कर रही है। अगर आप बहुत ज्यादा आसन एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह में लग जाएंगे तुरंत, तो आपकी वो और नर्व इंजर्ड हो सकती है या और प्रेशर में आकर के हो सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे, कौन सा आसन हम करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, एक्सटेंशन करें, फ्लेक्शन करें, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एक्सरसाइज है। कई बार आप देखेंगे कि आपका जो बैकवर्ड बेंडिंग है, जितनी भी बैकवर्ड बेंडिंग है, वो कई बार आपको लोअर बैक पेन को बढ़ा देती है। इसमें 2 तरह के सेंट्रलाइजेशन एक बोला जाता है कि अगर पैर की तरफ से दर्द बटक की तरफ को जाता हो, कि पैर में था, काफ मसल में था, अभी थाइज में आ गया, अभी बटक में है, कमर में है, एक्सरसाइज करने से, या कमर से नीचे की तरफ को खिसकता हो, तो वो गलत है। अगर पैर से ऊपर की तरफ को दर्द जाता है, कोई भी एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे वो दर्द कम होता है, तो वो एक्सरसाइज बिल्कुल राइट है। उस एक्सरसाइज को बंद कर दें जिस एक्सरसाइज में कमर से नीचे की तरफ को दर्द खिसकता हो। ये इस तरीके की चीजें होती हैं। अब मैंने एक्यूट पेन की तो बात बता दी आपको। अब फेसिड जॉइंट एरोथ्रोपैथी जो होती है, उसमें क्या करना है, उसमें हमें ये देखो, ये एज रिलेटेड भी होती है। फेसिड जॉइंट मैंने बताया 2 वर्टिब्रास के बीच में, जैसे ये 2 पीछे की तरफ होती हैं वर्टिब्रास, तो इनके बीच में ये डिस्क होती है। अगर ये डिस्क ऐसे, अगर डिस्क पतली हो गई तो ये दोनों ऐसे मिल जाते हैं और यहाँ से नर्व निकलती है, तो ये आपस में घिसते हैं, तो बहुत पेन होता है। हम इस तरीके से, हमारी बैकबोन का तो यही काम है ना कि ऐसे ऐसे होती रहती है, लेकिन अगर ये घिस जाते हैं तो ये पेन करते हैं, अगर ये आपस में मिल जाते हैं। तो फेसिड जॉइंट एरोथ्रोपैथी में ऐसी एक्सरसाइज करानी होती हैं जिसमें वो कंप्रेशन जाए। अब इसमें अगर आपने बैकवर्ड बेंडिंग करी, भुजंगासन करा, शशांकासन करा, तो पेन बढ़ेगा,
तो इसलिए हमें MRI देखकर सजेस्ट करना होता है कि कौन सा आसन, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा एक्सटेंशन, फ्लेक्शन क्या कराना है हमें, वो हम देखकर डिसाइड करते हैं। MRI को देखकर कई बार डिसाइड किया जाता है, या हम फिजिकली एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट को देखकर ही एक्सरसाइज डिसाइड करते हैं। दूसरा एक होता है, अच्छा ये जो फैसेट जॉइंट जो एरोथ्रोपैथी है, ये आपकी एज रिलेटेड होती है, यानी कि जो बड़ी एज के लोग हैं वहाँ पर डीजेनरेटिव चेंजेस बहुत दिनों से चल रहे होते हैं, उसकी वजह से होती है। दूसरा है कि इसमें गैस और कब्ज का बहुत है। अगर गैस और कब्ज लोगों को रहती है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसके कारण से ऑस्टियोफाइट हो जाते हैं, यानी कि चोंचे निकल जाती हैं हड्डियों में, जिसके कारण से ये फेसर जॉइंट एरोथ्रोपैथी होती है। तो और पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग इसमें नहीं करना, जिससे कि इससे पेन बढ़ने के डर होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा आयुर्वेदिक और वैदिक साइंस क्या करता है, रूट कॉज पर जाता है। तो इस रूट कॉज को खत्म करने के लिए हमें फिर आयुर्वेदिक, वैदिक और यौगिक उसमें जाना पड़ता है, पैथी में जाना पड़ता है। अब तीसरा आता है प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम, यानी कि जो हमारी प्रीफॉर्मिस मसल है वो जो टाइट हुई है, बुरी तरीके से टाइट हो गई है, स्टिफ हो गई है किसी कारण से, तो उसमें जो मसल आपकी जो नर्व है वो कंप्रेस होती है, उस कंप्रेशन के कारण से भी बहुत पेन होता है। और ये जो है इसमें भी हमें अवॉइड नहीं करना है। अगर MRI में कोई भी डिस्क की प्रॉब्लम नहीं आती है और प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम आ जाता है तो भी हमें इसमें एक्सरसाइज भी करनी है, और हमें वैदिक और यौगिक साइंस के थ्रू, यानी कि आयुर्वेदा पंचकर्मा में जो इनके ट्रीटमेंट हैं और आयुर्वेद की मेडिसिन, डिटॉक्सिफिकेशन करना, इनके रूट पे काम करना, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी सर्जरी जो काम होता है वो ही ट्रीटमेंट सबसे बेटर ट्रीटमेंट होता है। वरना तो इसमें अगर तो इसमें भी, इस कंडीशन में भी हमारा जो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही कारगर है। पंचकर्म की थेरेपीज, मेन पंचकर्मा जिसे हम बस्ती कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करना, मेडिकेटेड घृत और मेडिकेटेड ऑयल से बस्ती देना, और एक्सरसाइजेस का रोल है। 5 स्टेप्स को अपनाना पड़ेगा। 5 स्टेप्स पे सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करना है, वो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके से कराया जाता है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि मैम तो कैस्टर ऑयल पिला देती है, कैस्टर ऑयल तो परगेटिव होता है, हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। नहीं, अगर किसी का पित्त बढ़ा है तो वो और किसी चीज से कराया जाता है, किसी की वात के कारण से और किसी चीज से कराया जाता है, किसी का कफ के कारण से और किसी चीज से कराया जाता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के तरीके होते हैं। वैसे तो नेचुरोपैथी में आप शहद पानी पी के, नींबू पानी पी के, बहुत सारी सैलेड की सब्जियां खा के, फ्रूट फास्टिंग करके भी डिटॉक्स कर लेते हैं। लेकिन अगर डिजीज स्पाइन की है तो आपको सलाह लेकर ही डिटॉक्स करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायग्नोसिस अलग हो जाते हैं। डायग्नोसिस जो है कई तरह से होते हैं। वात पित्त कफ की फिजियोलॉजी तो चलती है, वो चलाई जाती हैं, डाइट चार्ट मेंटेन किया जाता है। डाइट चार्ट में आप देखिए, डाइट चार्ट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो हो ही, लेकिन बैलेंस डाइट तो हो, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, कि भाई डिजेनरेटिव चेंजेस चल रहे थे, हो सकता है कैल्शियम की कमी हो सकता है विटामिन डी की कमी हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो, लेकिन आपको वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग डाइट भी देनी पड़ती है। यानी कि एंटी वात, एंटी कफज, एंटी पित्तज जो डाइट होती हैं उनको भी एक आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी का डॉक्टर जब आपको डाइट चार्ट बनाता है तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइट आपको चार्ट बनाता है। ये अब मैं थोड़ा सा एक टिप्स दूंगी आपको, जो मैं पहले से भी दे देती हूँ, और आज मैंने सारे ट्रीटमेंट भी बता दिए हैं। मैंने यही बताया है, सबसे पहला ध्यान रखने की बात ये, सारे योगाचार्य सुन लीजिए। और ये आपको छोटा सा एक टिप्स दे देती हूँ कि कभी किसी को क्रॉनिक पेन हो, कभी किसी को एक्यूट पेन हो गया हो, तो आपको जो है सबसे पहले डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है शहद पानी और नींबू पानी लीजिए, और कई बार आपको मट्ठा कल्प करना होता है। मट्ठे को मट्ठे में सौंठ डाल के और नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के पीना है। लेकिन मट्ठा भी अब किसी का कफ बड़ा हो, किसी को गला पकड़ लेता है, किसी की ठंडी तासीर हो जाती है, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है इसमें हम नहीं बता पाते कि मट्ठा कल्प कैसे किया जाता है। फिर भी मैं कहती हूँ कि मट्ठा कल्प अगर कोई कर सकता है, किसी की वायु बढ़ी है, बहुत ज़्यादा वायु बढ़ी है, फैटी लिवर है, या कुछ इस तरीके की गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन है, तो मट्ठे में आप मट्ठा लीजिएगा, मीठा वाला मट्ठा हो, वात के लिए मीठा मट्ठा हो। उसमें आप 1 ग्लास में कम से कम 2 ग्राम सौंठ पाउडर डाल लीजिए, और उसमें आप सेंधा नमक डालिए, उसको आप पूरे पीजिए। उसको मट्ठा कल्प कहते हैं। पूरे दिन जब इसी कॉम्बिनेशन में हम आगे इसको पढ़ सकते। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत ही
काम आने वाली वीडियोस हैं, खूब शेयर कीजिए, मुझे वायरल कर दीजिए, मेरी वीडियोस को वायरल कर दीजिए। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है, पूरे दिन काम करके, पूरे दिन पेशेंट्स को देखकर, मेरा मेन पर्पस यही है कि कई इतने सारे लोग हैं जो पेन को लेकर जी रहे हैं और लंबे समय से जी रहे हैं, केवल पेन किलर खाकर जी रहे हैं। उन्होंने अपनी लिवर खराब कर ली है, किडनी खराब कर ली है पेन किलर खा खा के, और वो जो है अभी भी बेड पर हैं और उनको तब भी आराम नहीं है। वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में चले गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा पेन में चला गया है, या किसी की बोन बहुत फ्रेजाइल होने लगी हैं, या किसी को खाना नहीं पचता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। शेयर से मतलब होता है कि किसी ऐसे आदमी का भला हो जाए, वो हमसे संपर्क कर ले और स्पाइन की डिजीज उसकी कंट्रोल हो जाए। तो ठीक है जी, सबको नमस्कार, थैंक यू। हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पानी पीते रहें। सबको धन्यवाद।